हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि आप सभी को पता है, अभी एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आने वाली है। और हमने जो है अभी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज भी कवर कर रहे हैं। लेकिन उन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है बच्चों, आपका एग्ज़ाम में प्रेजेंटेशन कैसा चल रहा है, आप कॉपी में क्या लिख रहे हैं, और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कैसे लिख रहे हैं। तो आज हम इसी टॉपिक को कवर करने वाले हैं कि हमें एग्जाम में प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, हमारा प्रेजेंटेशन जो है वो एग्जाम में कैसा होना चाहिए। और उसी चीज़ को लेकर मैंने ये वीडियो बनाई है। और इसीलिए मैंने एक टॉपर की जो कॉपी है वो भी सामने रखी है। चाहे क्लास 10th हो चाहे क्लास 12th हो, हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे हम हमारी कॉपी का प्रेजेंटेशन सुधार सकते हैं। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए हम आज का वीडियो चालू करते हैं। देखो, प्रेजेंटेशन में सबसे ज़रूरी जो होता है वो होता है हमारी राइटिंग, है ना। तो राइटिंग हमें हमारी अच्छी रखनी है, पहले नंबर। दूसरा है हमारा सीरियल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। जो भी हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, उनके आंसर अटेम्प्ट करें, उनके सीरियल नंबर ना बिगड़े। और थर्ड होता है बेटा पेज का मार्जिन, है ना। मार्जिनल लाइन कैसी क्या है, जैसे कि इस लाइन से इस लाइन के बीच में हमें आंसर अपना लिखना है, तो उसको बोलते हैं मार्जिनल लाइन। तो इन कुछ चीज़ों को ध्यान में रखेंगे हम, तो हमारा जो है प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा हो जाएगा। जैसे कि हम शुरुआत करते हैं। मान लो ये कोई मेरिट लिस्ट रही होगी, इकोनॉमिक्स का मैंने कॉपी डाउनलोड करी किसी टॉपर की। तो एक ही बात है, थ्योरी सब्जेक्ट तो आप 10th और 12th दोनों पे लागू हो सकती है ना। जैसे कि इस बच्चे ने क्या करा, पहले आंसर नंबर 1 अटेम्प्ट करा, ठीक है। तो आंसर नंबर 1 जो कि था ट्रू फॉल्स, उसने यहाँ पे लिख भी दिया है कि भाई जो है 1 में ट्रू फॉल्स आ रहा है। फिर उसने जो है ये सारे लिखे, जैसे कि 1 2 3 4 5 ऐसे करे। और फिर यहाँ पर सारे ऑब्जेक्टिव लिखे विदाउट, अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन नहीं लिखने हैं। बच्चे जनरली बहुत कम ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन भी लिख देते हैं। देखिए, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, ना ही हमें ये बताना है सामने वाले को कि हमारे पास बहुत टाइम है, और हमने देखो क्वेश्चन भी लिख दिया। तो हम जो है सीधा यहाँ लिखेंगे कि भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, और 1 क्वेश्चन आंसर में जो है वो ट्रू फॉल्स है, और हम ट्रू फॉल्स लिख रहे हैं, तो सामने वाले को क्लियर हो जाएगा। फिर आपको जो है इधर सीरियल नंबर लगाने 1 2 3 4 5 6, और जो भी है आपको ट्रू फॉल्स वगैरह लिख देने। फिर जैसे कि हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मेज द कॉलम। अब यहाँ पर आप सभी को एक चीज ध्यान रखनी है कि मेज द कॉलम में आपको बोथ साइड ऑफ कॉलम कवर करनी है। आपको सिर्फ आंसर वाली जो कॉलम है ना, इसको ही कवर नहीं करना है। सामने वाले को बताना है कि ठीक है, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है ना। ताकि सामने वाले को कंफ्यूजन ना हो। तो जितना आप सामने वाले को ध्यान में रखते हुए चीजों को प्रेजेंट करोगे, जाहिर सी बात है सामने वाला भी आपका ध्यान रखेगा मार्क्स में। तो मेज द कॉलम में आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है कि सिर्फ वन साइड आंसर वाला जो कॉलम है आपने कवर कर लिया, और ये जो कॉलम है उसको छोड़ दिया। इस बात का आपको ध्यान रखना रहेगा। फिर वही ये, जैसे कि आंसर नंबर 3 आपने यहाँ पर हेडिंग डाली मेन। फिर आंसर नंबर 3 में क्या था, जैसे कि वन सेंटेंस या वन वर्ड वाले आंसर थे, बच्चे ने यहाँ पे लिख दिया और बता दिया सामने वाले को। फिर वही सीक्वेंस वाइज फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ और सेवन्थ, ये सब बच्चे ने लिखा और अपने आंसर को जो है लिखा। लेकिन एक बात आपने नोटिस करी होगी, अंडरलाइन करना। मेन जो वर्ड होता है उस पर अंडरलाइन, पोर्शन ऑफ शॉर्ट रन मार्जिन कॉस्ट। अब इस पे देखा होगा आपने, पेंसिल से अंडरलाइन करी गई है यहाँ पर। मतलब कि जो मेन कीवर्ड था ना, मेन जो की वर्ड था उस पर अंडरलाइन करना। तो आप इस बात को बिल्कुल ध्यान रखेंगे, अगर कोई कीवर्ड है इंपॉर्टेंट है, ज्यादा अंडरलाइन से भी आपको बचना है ना। ओवर कोई भी चीज, अति किसी भी चीज की खराब होती है, तो आपको उस चीज से भी बचना रहेगा। तो आप इस बात का ध्यान रखें। फिर हम हमारे अगले क्वेश्चन भी बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जैसे मान लो 4 रहा होगा, इसमें ऑब्जेक्टिव कवर करें, तो ये आपको सीक्वेंस वाइज लिख देने, इसमें कोई इशू नहीं रहेगा, ठीक है। फिर अगला जो हमारा आंसर नंबर 5 है, इसमें लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स। बच्चे ने पूरा तो नहीं लिखा है, बट आपको जो है पूरा लिख देना है, क्लियर कर देना है ना। फिर उनके सबके आंसर दे देना सीक्वेंस वाइज। फिर हमारा यहाँ से होते हैं क्वेश्चन आंसर की शुरुआत। देखो, क्वेश्चन आंसर की शुरुआत में आंसर नंबर 6 और इसका और वाला, ये गलती बिल्कुल भी ना करें अपन। नहीं,
और लिखना है, पर वही ध्यान रखना है कि ये गलती बिल्कुल ना हो कि हम जो है क्वेश्चन नंबर 6 और उसका और वाला अटेम्प्ट कर रहे थे और जो है हमने और लिखना ही भूल गए। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर उसका और है तो हम लिखिए। और उसमें हमें ये भी देखना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन रहा होगा वो था मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में, कि भाई उत्पादन के साधन कितने होते हैं। तो देखो हमने पढ़े थे 4, एक होता है लैंड, एक होता है लेबर, एक होता है कैपिटल, एक होता है एंटरप्राइज। तो ये 4 होते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो अगर वो बच्चा चाहता तो यहाँ पे लिख सकता था कि हम जो लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं तो ये एक इतना सा लिख सकते थे यहाँ पर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, और फिर यहाँ पर आंसर डालकर आप आपका आंसर, देखो मार्जिन लाइन इसको बोलते हैं कि एक लाइन इधर खींची, एक लाइन इधर खींची और बीच में हमारा आंसर हुआ। देखो इधर की लाइन मुझे लगता है कि नहीं खींचते तो भी चलता है, क्योंकि ऑलरेडी एक कॉपी में लाइन बनी होती है। हमें एक लाइन इधर खींच देनी, इसको बोलते हैं मार्जिन लाइन। ये जो लाइन है ना बेटा, इसको मार्जिन लाइन बोलते हैं, ताकि हमारा आंसर बीच में रहे और व्यवस्थित रहे। तो मार्जिन लाइन का आपको ध्यान रखना है। फिर आपने आंसर नंबर डालना है, और का ध्यान रखना है और है कि नहीं है। और फिर अगर हो सके टॉपिक आपको याद हो, जैसे कि इसमें टॉपिक था मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि भाई मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में हम लिख रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पर जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 7 था, इसका भी और बच्चे ने अटेम्प्ट करा, फिर उसने यहाँ पे लिख दिया कि भाई स्टॉक के बारे में पूछा गया है तो स्टॉक क्या होता है, फ्लो के बारे में पूछा गया है तो फ्लो क्या होता है। अब हमें देखो इस पे यहाँ पर स्टॉक और फ्लो लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ी। स्टॉक एंड फ्लो आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इसने यहाँ पर क्या स्टॉक और फ्लो हेडिंग डाल दी है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। फिर सिंपल सी बात है, जैसे आंसर खत्म हो रहा है तो लाइन खींच देनी है। अब आपको एक बात का और ध्यान रखना है, जैसे मान लो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि स्टॉक लिखा फिर यहाँ पर लाइन खींच दी और फिर फ्लो लिखा। ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। जब तक हमारा आंसर खत्म ना हो जाए उससे पहले हमें लाइन नहीं खींचनी है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। फिर जैसे आंसर खत्म होता है आप लाइन खींचेंगे, फिर अगला क्वेश्चन। फिर अगले क्वेश्चन किसके बारे में पूछा गया था, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, लिखा। फिर याद रहे जिस बच्चे को फॉर्मूला पता हो प्लीज फॉर्मूला पुट करो, जिस बच्चे को डायग्राम पता हो, है ना, प्लीज डायग्राम बनाओ। जैसे 10th वाले सोशल की हम बात करें तो सोशल में जैसे सोइल के बारे में पूछा गया है, तो आपको पता हो कि सोइल कहाँ पाई जाती है, तो इंडिया का छोटा सा मैप बनाया, ठीक है, और ये बताया था कि भाई जैसे कि एल्यूवियल सोइल है वो यहाँ पर नॉर्थ प्लेन में पाई जाती है, तो यहाँ पर लिख दिया कि एल्यूवियल सोइल जो है इस नॉर्थन प्लेन पर पाई जाती है। तो उससे आपका आंसर बाकी से अच्छा लगेगा। तो ये अगर आप कर सकते हो छोटा सा डायग्राम बना के जैसे मैंने आपको बनाया है, तो प्लीज आप करिए, ठीक है। बाकी कॉपियों से हमें अपनी कॉपी अपनी आइडेंटिटी बतानी होगी कि हम ऐसा लिख रहे हैं, देखिए हमारा आंसर बाकी से अच्छा है, हमारे बाकी बच्चों से हमारा प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा है। ये आपको चीज़ कर लेनी है, ठीक है। जैसे फिर अगर आप कॉमर्स के बच्चे हैं तो जैसे कि इसने फॉर्मूला लिखा था, फिर इसने क्या करा कि फॉर्मूले को समझाया भी था, तो आपको वो भी कवर कर लेना है, ठीक है। ये आप ध्यान रखो तो बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद हम बात करें हमारे नेक्स्ट, जैसे कि इसमें आप नोटिस करो कुछ बात, तो इसमें बच्चे ने जो है फॉर्मूले को समझाया भी है, साइड में दिख नहीं रहा है, तो वो भी ध्यान रखना है। फिर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन वही आंसर नंबर जो था वो लिखा, क्या पूछा गया था, मोनोटोनिक प्रेफरेंस के बारे में। ये देखो यहाँ पर उसने विथ एग्जाम्पल डाला, तो हमारा क्वेश्चन जो है वो बाकियों से अलग दिखता है। फिर देखो अगला क्वेश्चन है इन डिफरेंस कर्व के बारे में पूछा गया है, तो इन डिफरेंस कर्व क्या होता है वो बताया, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी गई है ना, तो वन कैरेक्टरिस्टिक्स कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन रहता है, हमें पता है, स्लोपिंग डाउनवर्ड होती है। फिर देखो ग्राफ वेरी इंपॉर्टेंट, जनरली इकोनॉमिक्स में बच्चे ग्राफ नहीं बनाते, बेटा ग्राफ नहीं बनाओगे तो इकोनॉमिक्स में काम नहीं चलेगा, बिना ग्राफ के इकोनॉमिक्स नहीं चल सकती। तो ग्राफ ही है जो हमें बाकियों की कॉपियों से अलग ले जाएगा, डायग्राम ही है जो हमें बाकी कॉपियों से अलग ले जाएगा, फॉर्मूले ही जो है हमें बाकियों की कॉपी से अलग ले जाएगा, क्योंकि हमें हमें वहाँ कोई नहीं पहचानता। जो कॉपी चेकर है वो हमारी कॉपी ही हमारी आइडेंटिटी है, तो जितना हम प्रेजेंटेशन अच्छा करेंगे उतने ही हमारे मार्क्स अच्छा आएंगे। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। फिर वही वाली बात देखो, ये आंसर नंबर 11 है, क्या पूछा था, रिटर्न टू स्केल पूछा था, उसका आंसर दे दिया। फिर क्वेश्चन नंबर 12 था, क्या पूछा था, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी थी, उसका आंसर दे दिया। फिर उसमें भी देखो हेडिंग, आपको सिनॉप्सिस या हेडिंग याद है तो हेडिंग लिखो ब्लैक से, फिर उसको समझा दो ब्लू से, फिर हेडिंग लिखो ब्लैक से, फिर उसको समझा दो ब्लू से। ये बहुत अच्छा आंसर राइटिंग लिखने का एक तरीका होता है, इस बात को आप ध्यान में रख सकते हो। फिर जैसे क्वेश्चन नंबर 13 उसमें क्या पूछा था, एक्सेस डिमांड, उसके बारे में बता दिया। फिर ऐसे करके आपने नोटिस करियो कि हेडिंग फिर उसको समझाना, फिर अगला क्वेश्चन, फिर उसमें क्या पूछा है वो लिखो, फिर उसको समझाना। तो इस तरीके से आपको जो है अपना आंसर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा था, फुल फॉर्म पूछे थे कुछ, जीडीपी के, एनडीपी के, डब्ल्यूपीआई क्या होता है, सीपीआई क्या होता है, तो उन सबको ब्लैक से करा, फिर उसको समझा दिया। तो ये हमारा प्रेजेंटेशन ही बच्चे होना चाहिए जैसे ऐसा कि सामने वाला को सुविधा हो जाए कि देखो
हमने क्वेश्चन नंबर 15 लिखा था, इसमें और वाला आंसर हम दे रहे हैं, जिसमें हमने पूछा था फुल फॉर्म, तो हमने बता दिया कि फुल फॉर्म पूछा है, फुल फॉर्म बता रहे हैं, जैसे कि जीडीपी का, एनडीपी का। अब जो पूछे थे उनको ब्लैक से बता दिए, और जो फुल फॉर्म थे उसने बच्चे ने ब्लू से बता दिए। इन बातों का अपने को ध्यान रखना होता है। देखो फिर यहाँ पर उसने जो है बार डायग्राम यूज करा, जैसे कि ना ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो बच्चे ने क्या कहा, क्योंकि ये देखो बड़ा 2 नंबर में हमें ये नहीं करना है, हम 3 नंबर या 4 नंबर में ऐसा करेंगे। तो बच्चे ने ये बता दिया कि देखो ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट के क्या हो सकते हैं। तो बच्चे ने बोल दिया हमें याद है, देखो रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्स होता है, रिड्यूसिंग ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होता है, रिड्यूसिंग ऑफ रीजनल डिस्पैरिटीज होता है, और मेंटेनिंग स्टेबिलिटी होता है। तो बच्चे ने बोला कि हमें सब याद है। अब बच्चे ने ये भी बता दिया कि हमें सब याद है, अगर आपको चाहे तो आप आगे इन सबको पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, नहीं तो आपकी मर्जी, पूरे नंबर दे दो। तो ये कुछ ऐसी चीजें होती है जिसको हमें ध्यान रखना चाहिए। तो फ्लो चार्ट का आपको यूज करना है। फिर आगे उसने सारे पॉइंट समझा ही दिए कि देखो ये रहे। फिर अगेन देखो एलिमेंट्स ऑफ अफेक्टिंग फॉरेन एक्सचेंज रेट को क्या क्या, तो फिर अगेन बार डायग्राम बनाया उसने। देखो एक तो चेंज इन प्राइस होता है, फिर इनफ्लो आउटफ्लो होता है, बैंकिंग रिलेटेड इफेक्ट्स होते हैं, और पॉलिटिकल कंडीशंस होती है जिसके कारण हमें अफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। फिर उसने बता दिया कि देखो मुझे तो सब याद है, अगर आपको चेक करना है तो नीचे जाओ और आप चेक कर लो, मैंने लिखा है। तो ये कुछ कंडीशंस होती है बेटा जो आपको कवर करनी रहेगी, है ना। ये अगेन हेडिंग, फिर आंसर, फिर हेडिंग, फिर आंसर, ठीक है। तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा। फिर टेबल वगैरह, क्योंकि इकोनॉमिक्स है तो टेबल ग्राफ मैंने बोला है इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर रिपीट कर देता हूँ बेटा, टेबल और ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स के लिए, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। फिर वही फॉर्मूले जो होते हैं वो लिखे, फॉर्मूले को समझा सकते हो तो अच्छी बात है। ये कुछ देखो बार डायग्राम का अलग अलग तरीके से बच्चे ने इस्तेमाल करा है, और ये एक दिन में नहीं होगा। मेरा ये मानना है कि आप एग्जाम कॉपी घर पे लेके आ जाओ, 2-2 रुपए की, 1.5 रुपए की मार्केट में मिलती है, और थोड़ा सा प्रैक्टिस अगर आप कर लो एग्जाम कॉपी का, है ना, तो काफी अच्छा रहेगा। वहां जाकर अचानक से बार डायग्राम, जैसे 2-3 तरह के डायग्राम फिक्स कर लो कि अगर मैं एग्जाम में लिखूंगा तो ये 2-3 तरीके के बार डायग्राम लिखूंगा, वो आप घर पे तैयार करो। अचानक से याद करेंगे तो टाइम नहीं मिल पाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो, यही हेडिंग फिर समझाना, फिर हेडिंग फिर समझाना, है ना। और ये कुछ, और ये टेबल वगैरह जो है वो ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं। फिर ग्राफ का इस्तेमाल करना, और ये आप चीजें कर सकते हो। एक और बार डायग्राम बताया बच्चे ने कि यहाँ ऐसे ऐसे, ये आप अगर ध्यान रखते हो तो यकीन मानो आपकी कॉपी जो होती है बाकी बच्चों से अलग होगी, आपके जो मार्क्स होंगे बाकी बच्चों से अच्छे होंगे। तो प्लीज ध्यान रखिएगा कि हमें प्रेजेंटेशन, हमारा जो एग्जाम कॉपी में वो बहुत अच्छा रखना है। थैंक यू।